रायगढ़ शहर को कला की नगरी कहा जाता है। और आपको कब लगा कि डांस को लेके इस शहर में भी अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं? बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं, जैसे मयंक सर हो गए, हेमंत सर हो गए, विक्की सर हो गए। ऐसे बहुत है जिन्होंने पहले, जिनके कारण हम खुद उभर के आए। जो वायरल रील्स डांसर हैं और जो प्रोफेशनल डांसर हैं, उनके बारे में क्या सोचते हो आप? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है आजकल आर्टिस्ट की आर्ट दिखाने का। सो क्या कंपटीशन में पार्शियलिटी जैसी चीज़ें भी होती है? कोई भी चाहेगा यार अपना बच्चा जीते। हर कंपटीशन की बात नहीं कर सकते यार। एक तो बंदा खुद कर नहीं रहा है, खुद कुछ और काम कर रहा है और स्टोरी डाल के ज्ञान दे रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब उनका माइंडसेट कैसा है? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर क्यों ऐसा बन गए हो? अभी क्या चल रहा है, जनरेशन जेन जी, तो उनका माइंड है ना, अब वो खुद ही जान सकते हैं। डांस रियलिटी शोज जैसे कंपटीशन में जो डांस का जो लेवल है, एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे इवॉल्व हो रहा है। आप अपने स्टूडेंट्स और खुद की क्रिएटिविटी को कैसे इवॉल्व कर रहे हो? जो रियलिटी शो में दिखा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि ना अंडरग्राउंड डांसिंग में बहुत ज़्यादा लेवल है। अब जैसे आप समझ लो, आपकी सिटी का कोई बंदा अच्छा कर रहा है कोई, ठीक है, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो वहीं दब जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ना, वो आप पता भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तोस रावत पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड डांस और कोरियोग्राफी स्पेशल एपिसोड होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ के एक कोरियोग्राफर मिस्टर पंकज वाधवानी सर। इनकी एक डांस एकेडमी है जिसका नाम है फ्रिक्स डांस सेंटर, जहाँ पर इस एपिसोड की शूटिंग हो रही है। दोस्तों, पंकज सर ना सिर्फ एक कोरियोग्राफर है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो आज आपको सिर्फ डांस से रिलेटेड नहीं बल्कि बिजनेस पर्सपेक्टिव भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट को। स्वागत है सर आपका तोस रावत पॉडकास्ट में। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। रायगढ़ शहर को कला की नगरी कहा जाता है। और आपको कब लगा कि डांस को लेके इस शहर में भी अब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ ना पहले से थी, लेकिन क्या है, कोई इस फील्ड में ना आना नहीं चाहता था, क्योंकि ना कहीं वो स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा था। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि बड़े, जिनके फादर्स, जिन लोगों के पेरेंट्स बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो इस काम को छोटा समझते हैं। ठीक है, तो उस माइंडसेट को, अगर वो कोई बड़ा काम करे तो जाहिर है उसका बच्चा भी चाहेगा कि वो बड़ा काम करे, ठीक है, अच्छी फील्ड में जाए, स्टैंडर्ड तरीके से रेस्पेक्ट पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा था। तो अभी धीरे धीरे ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। हम लोग जो यहाँ के कोरियोग्राफर्स हैं, उस अपॉर्चुनिटी को और थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके कारण अब बच्चे देखने में आ रहे हैं कि बच्चे आना चाह रहे हैं इस फील्ड में। जैसे आपने बताया कि काफ़ी जो अभी जो सीनियर कोरियोग्राफर्स हैं आपके, सो उन्होंने ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया और आपको भी उस टाइम पे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा इसमें पोर्टल खुल चुके हैं। सो ऐसे कोई कोरियोग्राफर्स जिनके आप नाम लेना चाहोगे, या फिर ऐसे कोई आपके सीनियर? बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं, जैसे मयंक सर हो गए, हेमंत सर हो गए, विक्की सर हो गए। ऐसे बहुत है जिन्होंने पहले, जिनके कारण हम खुद उभर के आए। यानी वो अगर वहाँ पे नहीं रहते, पहले के टाइम पे नहीं रहते, तो शायद मैं भी डांस नहीं करता। बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो उन लोगों को देख के आए, तो उनके कारण तो ये शायद अभी पॉसिबल नहीं रहता। यानी जो एक जड़ रहती है ना, वो हम लोग की जड़ है कि हम लोग उनसे ही तो निकले हैं सीख के। ओके। सो एज ए कोरियोग्राफर आपने शुरुआत कब की थी? एज ए कोरियोग्राफर मैं तो देखो बचपन से सिखा रहा हूँ। जब मैं 9th-10th में था, स्कूल के आने के बाद मुझे शौक बहुत था एक्चुअल का, डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। ओके। यानी डांस के लिए बोलना चाहे तो मैं शुरू से पागल था। यानी मेरे को करना है, मतलब करने वाला था। तब मैंने अपने स्कूल से जब मैं आता था, तब एक बैचेस लेने स्टार्ट की। तब से जब स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जब मैंने 10th वगैरह क्लियर किया अपना, तो मुझे लगा करके अब बाहर जाना चाहिए। तो बाहर मैं जब घूमा वगैरह सब, तो तब पता चला यहाँ पे माहौल कैसा है और वहाँ पे कैसा है। ओके। यानी वहाँ पे वो जो यानी 50th नंबर पे, हम लोग अभी वहाँ पे 5 नंबर पे समझ लो। वाह। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना एक एम बनाया कि मेरे को एज अब डांसर तो बनना ही है, लेकिन एज अ डांस टीचर पहले बनना है।
तो यहाँ उसके बाद मैं सीख के यहाँ आया, उसके हिसाब से मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बस। बहुत से लोगों का ये थिंकिंग रहता है कि डांस सिर्फ एक हॉबी है, इससे करियर नहीं बनाया जा सकता। और स्पेशली जो टियर 3 टियर 2 सिटीज़ के जो पेरेंट्स भी हैं वो काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं अपने बच्चों का करियर को लेके। एंड सो आप इसमें क्या सोचते हो कि डांस को लेके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ बोलने से समझ लो, मैं एक बिजनेस माइंडेड हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर कोई डांस कोरियोग्राफर, डांस टीचर, डांसर बनना चाह रहे हैं तो कोरियोग्राफर और डांसर की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो अब मैं एक स्टूडियो चला रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स आ रहे हो, उनकी तो इनकम है ही, ठीक है। स्टूडियो को रेंट पे चला रहे हो, कॉन्सर्ट्स इवेंट्स के काम कर रहे हो, कभी खुद नहीं जा पा रहे हो तो कोरियोग्राफर्स को भेज लो, उनसे तुम लोग कर सकते हो। तो यानी ये चीज़ें ना चलते रहनी चाहिए, चलते रहती हैं, ठीक है। तो करियर एज ए करियर, अभी जैसे मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं अब कब तक काम कर सकता हूँ ये वाला, और मैं खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवा सकता हूँ। बहुत यानी ये लंबा काम है, इसको आप जितना एक्सप्लोर करो, बिजनेस को जितना एक्सप्लोर करो उतना तुम लोग कमा सकते हो। बिजनेस को ये एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है। लोग जैसे दुकान चलाते हैं, बड़े कोई बड़ा चलाता है, कोई छोटा चलाता है। हम भी यहाँ पे एक छोटी सी डांस क्लास चला रहे हैं। इससे मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ ये मेरे ऊपर है। मैं जितना सीरियस होकर काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, अपडेट होकर काम करूँगा, उसके हिसाब से मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मैं भी बढ़ूँगा। एंड आई फील कि जो आर्टिस्ट है और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी लाइफ सेम रहती है, बिकॉज अगर आप आर्ट को भी देखोगे तो उसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसको लेके जाना पड़ेगा अगर करियर उसमें लंबा बनाना है तो। जाहिर है, कोई भी काम करोगे तुम लोगों को पैसा तो चाहिए ही, सबसे बेसिक नीड यही है आज के टाइम पे। अगर कोई बोलता है कि डांस में हमें पैसा नहीं है, यानी क्या बोलते हैं, मैं कमा नहीं रहा हूँ, तुम क्या कमा लोगे? तो अब डांस को ही ले लो, मैं अपना ही बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, यानी पूरा नहीं बताऊँगा जो है, बट जो है वो बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात से एक एग्जांपल। तो आप समझ लो 10 बैच चला रहे हो एक डांस क्लास में, 10 बैच में मिनिमम आपके 20 से 25 स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, ठीक है। और उससे आप मिनिमम जो अमाउंट चल रहा है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ 1000 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो अगर 20-25 के हिसाब से 1000 रुपये आप गिनोगे 8-10 बैच का, तो कितना हो गया? 20-25 हज़ार, ठीक है। मैं यानी फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, रेफरेंस के लिए। हाँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए। एक और बात बता रहा हूँ, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो 30,000 तक के कमा रहे हैं, 30, 20, 25 जो भी है। लेकिन अगर बिजनेस, ये तो खुद का ही बिजनेस हो गया कि जितना एक्सप्लोर करना है करो, अपने हिसाब से कमाओ, ऐसा है। रायगढ़ सिटी में और भी बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, एंड आपको क्या फील होता है कि आप उनसे क्या अलग या स्पेशल कर रहे हैं? ऐसा कुछ अलग सिखा रहे हैं आप? मैं क्या स्पेशल कर रहा हूँ? व्हाट डू यू फील? मुझे लगता है मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, वही मेरा स्पेशल चीज़ है। ओके। और मैं चीज़ों को अपडेट करते जा रहा हूँ। जैसे पहले के ज़माने में कुछ और डांस चलता था, अभी के ज़माने में कुछ और चल रहा है, यानी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। तो अपने स्किल्स को भी अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल पे अपडेट कर रहे हैं। जैसे क्लासिकल में भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भरतनाट्यम क्लासेस भी चलती हैं, कथक भी स्टार्ट हो रहा है, जुम्बा भी अलग स्टार्ट हो रहा है, और मेरी प्लानिंग और भी कुछ है। इन चीज़ों को ना, किसी भी एक डांसिंग कैटेगरी को जितना तुम लोग सीख सकते हो, जो सीख सकते हो, सब आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक परफेक्ट डांसर बनाने के लिए आपका क्लास का स्ट्रक्चर क्या है? क्लास का स्ट्रक्चर लाइक बिगनर्स टू एडवांस? देखो यहाँ पे 5 लेवल है सीखने के, ओके। ठीक है। बिगनर्स, मिड लेवल, एडवांस, प्रोफेशनल, और उसके बाद है मेरी पर्सनल बैच, ठीक है। कोई आ रहा है सीखना चाह रहा है तो उसको पहले बिगनर्स बैच ही अटेंड करनी पड़ेगी। बिगनर्स बैच में उसका 3-4 महीने का कोर्स है, फिर 3-4 महीने का आपका मिड लेवल का है, फिर उसके साथ आपका प्रोफेशनल का है, फिर मेरी पर्सनल बैचेस हैं। यानी इंसान अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकता है। यानी प्रोफेशनल बैच में आपको समझ लो, फर्स्ट जो बैच है हमारी बिगनर्स, उसमें आपको कोर बेसिक सिखाया जाएगा। कोर बेसिक बोलने से जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है डांस में, अब एकदम कोर बेसिक दी, गाना गा के करो, एनर्जी लगाओ। बच्चे को ना, यानी स्टूडेंट को एन्जॉयमेंट होना चाहिए डांस करने का, वो हम उसको ना वाइब देते हैं, उसको अंदर से लाते हैं कि हाँ तुम एन्जॉय कर रहे हो डांस को। फिर आता है हमारा
मिड लेवल बैच, उसमें बेसिक्स सारे क्लियर होते हैं फाउंडेशंस के साथ, ठीक है। फिर एडवांस में उसको बताया जाता है कि हाँ वेरिएशंस भी बहुत सारे होते हैं, वेरिएशन भी एक चीज़ रहती है जिससे तुम ना अपने स्किल्स को और बढ़ा सकते हो। वहाँ पे हो गया ये, ठीक है। फिर अब हो गया प्रोफेशनल बैच। प्रोफेशनल बैच में उसको पूरा खुली छूट दिया जाता है कि यार तुम कॉम्पिटिशन्स अटेंड करो, अपने आप को सिर्फ एक ही स्टूडियो में मत रहो, एक ही जगह पे बंद के मत रहो, बाहर जाओ, कॉम्पिटिशन्स में जाओ। हम लोग पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं उसको, उसके माइंड को पूरा डेवलप करने में, नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर करने में पूरा हमारा हाथ रहता है। फिर पर्सनल बैच रहती है, फिर हम लोग उसको अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं। ओके, सो क्या डांस कोई भी सीख सकता है या फिर उसके लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है? कोई भी सीख सकता है। लाइक मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जिनको हिलना तक नहीं आता है। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो थे 3.5 साल के, ठीक है। वो डरी सहमी सी आई थी, याद है मेरे को, एकदम डरी सहमी सी। उसको ठीक से चलना नहीं आ रहा था, यानी वो घर में चलती हुई, पर बाहर वो इतनी डरी हुई थी, चल नहीं पा रही थी। वहाँ से उसको मैं प्रोफेशनल बैच में लाया था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल बैच में नया नया है तो उसको शोकेस देना पड़ता है उससे पहले वाली बैच में, ताकि बच्चे इंस्पायर हो, स्टूडेंट्स इंस्पायर हो कि हाँ चलो अभी अभी गए हैं, मैं भी जा सकती हूँ करके। तो वहाँ तक उस लेवल पे मैं उसको लेके गया था। चाहे कितने भी, हम लोग का एक वो भी चलता है, सीरीज़ भी चलता है हम लोग के इंस्टाग्राम में, नॉन डांसर टू डांसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे इंस्टाग्राम में डले हुए हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो हिल भी नहीं पाते थे, उनको हम लोग पूरे डांसर में बनाए हैं। इतना इम्प्रूवमेंट हम लोग क्रिएट किए हैं हम लोग में। सो एज ए कोरियोग्राफर आपको कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस की तो गिनती नहीं है। चैलेंजेस ऐसे हैं, देखो पहले तो हम पेरेंट्स पे डील करते हैं। पेरेंट्स से डील करना बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस बच्चे, स्टूडेंट्स, ऐसे एक तरह के तो बच्चे आते नहीं हैं। कोई मस्ती वाला आएगा, कोई शांत आएगा, कोई शाई आएगा, कोई कैसा आएगा। तो उनको उनके तरीके से डील करना पड़ता है। उनको पूरा, यानी अगर शाई है तो उसको मोटिवेट करो, आओ 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 करके, ठीक है। बदमाश है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होके करो। स्ट्रिक्टनेस तो अलग ही टीचर्स में रहती है, लेकिन कई बच्चे स्ट्रिक्ट होने से भाग जाते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग को गौर करनी पड़ती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब समझ लो कोई आ गया पहले से किसी एकेडमी से सीख के आया है, तो वहाँ पे तो वो एक अच्छी बैच में जाता होगा, प्रोफेशनल या एडवांस। लेकिन यहाँ आके उन लोग ये डिमांड करते हैं कि हम लोग को बिगनर्स बैच में नहीं जाना है, हम लोग को वहाँ हम लोग प्रोफेशनल में थे तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल में रहेंगे। तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा बोलना पड़ता है, तो कई बार नहीं मानते बच्चे, पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं। तो हम लोग क्या है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवा देते हैं कि यार चलो तुम प्रोफेशनल बैच में आओ, देखें 2 दिन, यानी टेस्ट हो करके जाए। देखो। हाँ, टेस्ट हो जाएगा तुम लोगों का कि करके देखो तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तो कई बार तो बच्चे ढीठ होते हैं, बहुत लोग ढीठ होते हैं ना, मानते नहीं हैं। लेकिन कई बच्चे यार खुद भी बोलते हैं, सर आप सही बोल रहे थे कि हमको अभी बिगनर्स बैच में ही है, कि आप जो बैच सजेस्ट किए वो सही था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया में आप देखते होगे जो वायरल रील्स डांसर हैं और जो प्रोफेशनल डांसर हैं, उनके बारे में क्या सोचते हो आप? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है। यानी दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग खुद प्रोफेशनली सिखाते हैं समझ लो, तो मेरी मेहनत अलग है, मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ मान लो। तो मेरे को अगर एक प्रोफेशनली करना है तो मेरे को रेगुलर वार्म अप, अपने आप को पूरा फ्लेक्सिबल रखना, अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग की आर्ट ऐसी है कि हम लोग थोड़ा कम पिक्सल से भी शूट करें तो चलो लोग पसंद करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। व्यूज़ कम आते हैं उन लोग एज कम्पेयर टू रील डांसर्स, ठीक है। अब उन लोगों की मेहनत भी अलग है कि यार उन लोगों को टाइम टू टाइम एकदम अपडेट रहना पड़ता है। सिर्फ फिटनेस को नहीं, वियरिंग को भी अपडेट करना पड़ता है, महंगे कैमरे से बनाना पड़ता है। दोनों की अलग अलग जर्नी है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इतना कमा रहे हैं। अब कोई बोल देगा, अभी बीच में मैंने एक स्टोरी देखी थी एक डांसर की, कि एक ट्रेंड चल रहा था कोई, यानी ट्रेंडिंग ऑडियो कोई चल रहा था, उस पर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डांस किया था और वो बच्चा बाहर का था, जबकि जिसने स्टोरी डाली थी वो उसको जानता भी नहीं होगा। तो उसने ये लिखा था, समझ लो कि ट्रेंड पे डांस करना है तो ऐसे करो, ये क्या है बस कमर हिला के, इस टाइप का कुछ लिखा था।
तो मैं ये सोच रहा था कि समझ लो यार, एक तो बंदा खुद कर नहीं रहा है, खुद कुछ और काम कर रहा है और स्टोरी डाल के ज्ञान दे रहा है। तो मैं ये सोचा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अभी थोड़ा सा हेट चल रहा है ना, कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि बोल रहे हैं कि ट्रेंड्स पे मत जाओ, इन्फ्लुएंसर्स पे मत जाओ, बट एक प्रोफेशनल डांसर अपनी स्किल्स पे वर्क करो। तो दोनों अपने अपनी जगह सही है यार। एक रील डांसर है, अपनी जगह कमा रहा है प्रमोशन से। प्रमोशंस लेना इतना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम पे, कितना कॉम्पिटिशन्स हो गया है, बाप रे। एक प्रमोशन के चलते पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिलती है उन लोगों को। तो बहुत से रहते हैं यार ब्रांड्स की, टाइम पे पेमेंट नहीं देते हैं। ये चिक चिक शूट करना है, कैसे करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खड़े हुए बना लिए। वैसा ही काम हम लोग का है। हम लोग को टेक्निक्स देखनी पड़ती है, अपनी डांसिंग स्किल्स देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना। अलग अलग है दोनों, इसको कंपेयर नहीं करो और ना हेट फैलाओ। सो एक प्रोफेशनल डांसर का जो करियर है, क्या डांस इन्फ्लुएंसर बन के भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है उनका? हाँ, अरे एक प्रोफेशनल डांसर है, अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो मान लो उसके लिए तो ईजी है ना वो चीज़। तो आप अपना प्रोफेशनल करियर बनाते चलो। अगर आपको फेम चाहिए तो आप रील डांस जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको करते करते आप इस पे भी घुसो। दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो आप। ये तो दोनों का यानी एक हिसाब से देखोगे तो दोनों जगह से कमाओगे तुम तो। राइट। और एज ए क्रिएटर में आई फील कि जो अगर सोशल मीडिया पे आप हो तो एक लीवरेज है वो, कि आपको ऑर्गेनिक एक मार्केटिंग हो रहा है। अगर आप अपना कंटेंट डालते जा रहे हो, ज़्यादा लोग तक आपका रीच जा रहा है। सो अगर इसको प्रोफेशनली अगर इसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है आजकल आर्टिस्ट की आर्ट दिखाने का। ये अब मानते हम हो? लोग हाँ बिल्कुल, घर जा के तो हम लोग डांस करके दिखा नहीं सकते। तो सोशल मीडिया में हम लोग अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो लोग कितने लोगों तक, एक पोस्ट कितने लोगों तक जाता होगा सोचो ना, हज़ारों लोगों के पास जाता है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों के लिए। अभी एक्टर्स हो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, सब कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं सब 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 बिकॉज सबको पता है इसका फ़ायदा। एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं, सब के सब। यानी आप देखोगे ना, जियो जब आया था, जियो की कितनी एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। आजकल टीवी लोग कम देख रहे हैं काम की वजह से, लेकिन इंस्टाग्राम ज़रूर चला रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे आप गौर किए थे कि कितनी एड्स चली थी? हम लोग स्टोरी को स्वाइप तो करते हैं, लेकिन कितनी एड्स आई थी। अभी मूवीज़ का जो चल रहा है, मूवीज़ को भी तो वहीं, अभी कोई मूवी आ रही है तो उसका भी तो कितना ऐड आ रहा है। हर काम में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। आप बहुत सारे डांस कंपटीशन में जाते होगे। सो क्या कंपटीशन में पार्शियलिटी जैसी चीज़ें भी होती है? बिल्कुल होती हैं। हाँ। कोई भी कंपटीशन, कोई भी चाहेगा यार अपना बच्चा जीते। हर कंपटीशन की बात नहीं कर सकते जो अच्छे लेवल पे होते हैं। बहुत से ऐसे कंपटीशन जो अच्छे लेवल पे होते हैं वो भी अपने लोगों को ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर अपना कोई डांस कंपटीशन करवा रहा है और कोई उसको अपना बोल दिया कि ये अपना बच्चा है, इसको आगे बढ़ाना है, तो अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं कि जनरली देखते हैं टैलेंट को, और ये सब चीज़ ना ऑर्गेनाइज़र को सोचना चाहिए कि यार कंपटीशन अगर करा रहे हो, हम लोग खुद जाते हैं तो इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो वो चीज़ उन लोगों को सोचना चाहिए अंदर से यार कि ऐसा ना करें। मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी ऐसी चीज़ें होती है। होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर ऐसा पॉइंट करके नहीं बोल सकते। वो हम लोग को ये चीज़ ना तुम लोग को लास्ट में रिजल्ट टाइम ही पता बाकी चलेगी। दिखती है वो चीज़। पूरी दिखती है, और उस चीज़ को ना पूरा नेगलेक्ट भी किया जाता है। अगर कोई बोल दिया कि हम विनर, यानी कोई ये विनर था, मैं खुद बोल दिया कि ये डिजर्विंग था, इसको मिलना चाहिए था, तो उस चीज़ को इग्नोर भी किया जाता है ओके। पूरा। कि यार हम लोग उन लोग यानी पूरा अपने में रहते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं, हम लोग जो किए सही किए। इसलिए तो आजकल लिख दिया जाता है ना, जजेस डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। बस उसी के नाम पे इवेंट बेच रहे हैं लोग, समझ लो। क्या कभी ऐसे इंसिडेंट्स भी आपके साथ हुए हैं कि आप कहीं शोज़ पे गए हो और वहाँ जो आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो ना मिला हो, और जो डांसर्स जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो बट उनके हाव भाव थोड़े से बदल गए हो? ये भी अच्छा सवाल है। जैसे शोज़ में तो ऐसा नहीं होता है। शोज़ में प्रॉपर हम कभी शोकेस करने भी जाते हैं, जजिंग करने भी जाते हैं, तो पूरा
रिस्पेक्टफुली हम लोग को बैठाते हैं अच्छे से, यानी वो डिग्निटी मेंटेन रहती है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे बाहर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी की बात है कुछ कुछ की, कि किसी ने नया काम स्टार्ट किया था, ठीक है, तो फर्स्ट में जब काम स्टार्ट हो रहा है तो उसका मिलना अलग था कि सर मैं तो कर रहा हूँ करके। यहाँ तो भाई हम लोग टीचर्स, हम लोग सीनियर है, पैर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पैर भी पढ़ लेते हैं कि हाँ सर कैसे करते हो बताओ, ये वो चीज़ें। लेकिन हम लोग हालांकि मना भी करते कि यार पैर मत छू, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग खुद यंग हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसके जस्ट 2-3 महीने बाद जब मैं उस आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ, उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे कि जैसे मैं उसका दोस्त हूँ और क्या हाल है, ऐसा, यानी पूरा ऊपर से नीचे। इसीलिए ना जैसे किसी आर्टिस्ट को मैं सपोर्ट भी करता हूँ, तो चलो पहले कुछ कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे है, ऊपर ऊपर से कर लो, लेकिन जो अंदरूनी सपोर्ट रहता है ना, वो सोच समझ के मैं करता हूँ। जैसे अगर मैं सपोर्ट उसको स्टार्टिंग से कर दिया एकदम अच्छे से, तो आगे बढ़ गया। अब वही सपोर्ट अगर मैं उसको नहीं किया हूँ तो ये हाल है, सपोर्ट करता तो क्या हाल रहता, आप सोचो। राइट, मतलब एक लेवल पे आने के बाद वो दोस्त बन जाता है, बस दोस्त ऐसा। बन जाता है। ये चीज़ ना मेरे को ऐसे लगता है ये बहुत ख़राब है फील्ड में। बहुत सारे आर्टिस्ट, जैसे मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं इन लोगों से सीखा हुआ हूँ बचपन में, हम लोग के सर हैं, है ना, जो यहाँ पे यानी डांस को स्टार्ट किए हैं, वो नहीं रहते तो हम लोग नहीं रहते। राइट, वो इसलिए ना उन लोगों की रेस्पेक्ट ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं भले मैं छोटा हूँ यानी एज ए कोरियोग्राफर, लेकिन ना जो डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हम लोग की फील्ड में। आर्टिस्ट को क्या चाहिए यार, कहीं जाए तो रेस्पेक्ट चाहिए। पैसा तो हम लोग खुद कमा लेंगे ना, वो किसी के ऊपर नहीं है, दूसरों से एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक रेस्पेक्ट, बस वो मेंटेन रखो। मेरे फ्रेंड से भी बात हो रही थी रिसेंटली, वो खुद बोले कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो थोड़े से अभी इनिशियल स्टेज से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो, कुछ तो चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं ये वो। चीज़ें ना मैंने खुद देखी है, मेरे लिए ही नहीं, जैसे मेरे भी जो सीनियर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, यानी आज के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी यार हम लोग उनको सर बोलना बंद कर देंगे। कहीं आ रहे हैं तो हम लोग मिले भी नहीं उनसे, क्योंकि स्टार्टअप कहीं ना कहीं से हम लोग उन लोग को ही देख के स्टार्ट किए हैं। वो ये चीज़ ना भूल गए हैं कि जड़ कहाँ से हुई है। कितने सारे हम लोग के सीनियर से कॉम्पिटिशन्स करवाए, उन लोगों की इतनी अच्छी टीम थी, यानी मैंने खुद देखा है वहाँ पे, मैं खुद उन लोगों के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हूँ। उन लोगों की पूरी टीम इतनी मेहनत करती थी, वो अगर कंपटीशन करवाते तो हम लोग कहीं जा पाते क्या, हम लोग तो समझ ही नहीं पाते। तो उन लोगों को कहीं ना वो रेस्पेक्ट, वो यानी इज्जत देनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब उनका माइंडसेट कैसा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर क्यों ऐसा बन गया हो? अभी क्या चल रहा है, जनरेशन जेन जी, तो उनका माइंड है ना, अब वो खुद ही जान सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि उन लोगों के हिसाब से, अभी के हिसाब से डांस किया है कि ट्रेंडी कपड़े पहन लेना, खुद को जेनजी समझ लेना, अच्छी से हेयर स्टाइल कर लेना, ये सब तो यार हम लोग भी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट का खेल अलग है ना। ट्रेंडिंग स्टेप्स करके तुम लोग बोल रहे हो ये प्रोफेशनल कोरियोग्राफी है, प्रोफेशनल कोरियोग्राफी ऐसे नहीं होती है भाई। अगर आप एक प्रोफेशनल डांसर जो सीखा हुआ है प्रॉपरली और ऐसे ही देखोगे ना, तो मेरे को तो समझ में आता है। और आजकल ना ऑडियंस इतनी वो हो गई है ना समझदार, कि देखते ही समझ में आ जाता है कि यार ये एक डांसर सही है, ये एक डांसर एकदम ऐसा है, पूरा समझ में आ जाता है। डांस रियलिटी शोज जैसे कंपटीशन में जो डांस का जो लेवल है, एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे इवॉल्व हो रहा है। सो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, या फिर आप अपने स्टूडेंट्स और खुद की क्रिएटिविटी को कैसे इवॉल्व कर रहे हो? ये तो डांस रियलिटी शो, जैसे मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस ये है कि जो रियलिटी शो में दिखा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि ना अंडरग्राउंड डांसिंग में बहुत ज़्यादा लेवल है। यानी अभी के जो डांसर्स निकल के आ रहे हैं ना, वो लगभग ना सारे अंडरग्राउंड डांसर्स ही थे वहाँ पे जो बैटल्स होते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट में ना इवेंट हुआ था, रेड बुल डांस बैटल इंडिया करके, उसमें अगर किसी ने देखा होगा और फिर रियलिटी शो में देखा होगा तो उसको शायद समझ में आए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। फिर लेवल को मैच करने के लिए, यानी हम लोग उस लेवल को मैच करें फिर उसके पार करें, तो उसके लिए तो हम लोग को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हम लोग को पूरा अपना रूटीन सेट करना पड़ता है कि हफ्ते में इतना प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है, वो मेरा सेट है।
जैसे रियलिटी शो में अगर कोई डांस कर रहा है तो कैमरा इतने लगे हैं, अगर मैं लेफ़्ट मुड़ा तो लेफ़्ट साइड का कैमरा ऑन है, वहाँ का शॉट डालेगा, राइट मुड़ा तो राइट का शॉट डालेगा। यानी रियलिटी शो एक बोलने से नहीं, मैं नहीं बोलने से टीआरपी का भी ज़्यादा खेल है यार। डायरेक्टर वही दिखाएगा जो ऑडियंस को पसंद आएगा। अब मैं सीधे कैमरे एक लगाया हूँ मान लो, ठीक है, और मैं अगर इधर मुड़ गया तो इधर का एंगल कौन लेगा? दूसरा कैमरा ही लेगा, और वो जाहिर सी बात है उसको जो अच्छा लगेगा वही डालेगा, ठीक है। और हाँ, ये बात है कि बच्चे ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब से, और मानना भी पड़ेगा लेवल बहुत हाई है रियलिटी शो में भी। ऐसा है कि मैच करना बहुत मुश्किल है, उन लोगों की भी मेहनत बहुत ज़ोरदार रहती है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, सब रहते हैं। यहाँ पे मेहनत कैसे करनी है? अब जैसे हम लोग 2 साल पहले जो मैं डांस सिखाता था, वैसा अगर आज सिखाऊंगा तो चलेगा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। नए डांसर्स आ रहे हैं, नए स्किल्स आ रहे हैं, नए स्टाइल्स आ रहे हैं, उसके लिए ना हम लोगों को उनको देखते रहना पड़ता है, ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। उस चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को क्या बेसिक क्लियर करना है, यार कौन से बेसिक को प्रैक्टिस करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अगर मैं किसी का स्टेप देख लिया और वो मेरे को पसंद आ गया और मैं गलत बेसिक को कर लिया, किसी दूसरे फाउंडेशन को कर लिया, तो वो स्टेप होने नहीं वाला है। वही चीज़ें ना हम लोग केयरफुली करनी पड़ती है और उनको सिखानी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि कोई डांस स्टेप आपने तैयार कर लिया, पूरा प्रिपरेशन कर लिया, कहीं फिर देख लिए होगे, फिर यार ये तो कॉपी हो गया, या फिर ऐसा कुछ? ऐसा कॉपी हो गया तो लगता है, लेकिन ना वो ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब सामने वाला वो उस चीज़ को 1000 बार अगर प्रैक्टिस करके आए और मैं 100 बार किया हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे से अच्छा करेगा। लेकिन गलती से मैं अगर 20,000 बार प्रैक्टिस करके आया हूँ तो मैं तो अच्छा करूँगा ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी मैं जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना आगे बढ़ूँगा। इस फील्ड में यही है, जितनी कंसिस्टेंसी अपनी प्रैक्टिस में रखोगे ना, और बस वही खेल है, उसी का खेल है सब। आई सॉ कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को आप ग्रूम करते हो डांस के लिए, और ये मैंने आपकी प्रोफाइल में भी देखा था। बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे, बहुत ही क्यूट मोमेंट्स हैं। तंग करते हैं बच्चे आपको? बहुत ज़्यादा, ये भी बोल सकते हो कि मैं भी परेशान करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वही परेशान करते हैं। तो आप बच्चों को बहुत सालों से उनके ऊपर मेहनत करते हो, उनको ग्रूम करते हो, बट कभी ऐसा होता है कि इतने साल उन पे मेहनत करने के बाद वो क्लासेस पूरी तरह से बंद कर देते हो? क्या फील होता है फिर आपको? फील, अब एक तो यार ये चीज़ ना हम लोग खुद तो सोचते ही हैं, देखो, यानी हम लोग को ऐसा लगता है कि यार नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं, जैसे बच्चे को हम लोग ने 0 to हीरो बना दिया, एक हिसाब से नॉन डांसर से डांसर 0 to हीरो वही हो गया। तो देखो यार, एक प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि कभी ना कभी तो बच्चा छोड़ेगा ही डांस क्लास, ठीक है। बुरा लगता है, या फिर हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे से ना अटैचमेंट हो जाता है, राइट। तो कहीं जा रहा है तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। प्लस दूसरा ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ना, अगर कोई डांस क्लास या कोई भी क्लास अगर छोड़ रहे हो ना, तो किसी भी क्लास को ना, अगर तुम लोग वहाँ पे बहुत पहले से जा रहे हो, या 2-3 महीना 2-3 साल का एक कितना भी गए हो, तो ना आप जस्ट उनको ना एक अच्छा सा बाय बोल के जाओ, चाहे वो पेरेंट्स हो और बच्चे हो, कोई भी हो, कि सर आज से हम लोग ना ये एक चीज़ है कि हम लोग यहाँ तक कर पाए डांस, अब हम लोग का ये थोड़ा चलना है कि दूसरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, या पढ़ाई का कुछ इशू है, तो आप बस उनको ये बोल दो कि सर आप बहुत अच्छा सिखाए, हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे। या फिर एक अच्छा सा गुड बाय आपके टीचर डिज़र्व करते हैं। जैसे आप उनको बोल सकते हो छोड़ने वाले हैं तो, कि हाँ सर हम लोग स्टडीज़ में अब इधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, या बिना बुलाए झटके से मत छोड़ो। या झटके से छोड़ोगे तो यार टीचर भी सोचेगा ना यार करके कि इतने साल आए फिर अचानक से गायब, तो ये तो फिर आप खुद सोचो, टीचर गायब हो जाएगा तो क्या होगा? मैं खुद गायब हो जाऊंगा बिना बताए, तो खुद आप लोग भी सोचेंगे ना, बच्चे तो या पेरेंट्स, यार ये कैसे टीचर था गायब हो गया। वही थिंकिंग ना हम लोग में भी आती है कि यार ये कैसे यार एकदम गायब हो गए। कांटेक्ट करते हैं बच्चे अभी? कांटेक्ट मेरे में ऐसा है कि मेरे बच्चे हैं ना जो एकदम पहले भी आते थे, वो मेरे अभी भी टच में है पूरे। जो बाहर चले गए वो भी, जो शायद कुछ यानी कुछ बन गए हैं किसी बिजनेस में, वो भी आते हैं। और वो लोग तब भी यही बोलते थे, अब भी यही बोलते हैं कि ना कि सर तो यही चाहिए करके। जो छोटे छोटे बच्चों को आप डांस सिखाते हो, उनको ग्रूम करते हो, तो एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा उनके दिल को समझते होगे। हाँ, सो बहुत अच्छे फादर बनोगे आप फिर।
हो सकता है, कोशिश तो यही रहेगी। हाँ, कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड यार देखो अभी टाइम तो इतना है नहीं फिलहाल, बचपन में रही है। यानी अपन क्या करेंगे, सुबह से शाम तक अपन रात तक क्लासेस लेंगे, उसके बाद अपन तो है डांसर, अपन को चाहिए आराम और शांति और खाना, जाके खाए और सो गए। बाई चांस गर्लफ्रेंड रही, कॉल में बात करोगे, टाइम देना पड़ेगा, ये वो चिक चिक तो ये सब सकाएगी नहीं। तो फिलहाल तो इन सब से दूर हूँ मैं। के सपोर्टिव गर्लफ्रेंड मिल गई तो फिर शायद हो सकता है। शादी कब कर रहे हो? शादी जब सपोर्टिव कोई मिली तब कर लेंगे। के एक ही चीज़ चाहिए, सपोर्टिव रहेगी तो देखो फील्ड में आगे भी बढ़ने में मज़ा आएगा। एक रहना चाहिए सपोर्ट, चाहे वो किसी का भी हो। अभी पेरेंट्स का एक और सपोर्ट बढ़ जाएगा लाइफ पार्टनर का, तो अच्छी बात है। हम इंडियंस के बारे में ये कहा जाता है कि हम स्ट्रगल नहीं करते हैं, हम हसल करते हैं। तो जैसे आपने अपनी जर्नी जिया अपने करियर में, कभी ऐसा टाइम आया कि यार लगा होगा कि छोड़ देते हैं ना यार, क्यों करना है इतना मेहनत, इतनी हसल, लाइफ अच्छी तो है, फैमिली बिजनेस भी है, कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा, पैशन के चक्कर में इतना घिसाई क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लगता था कभी? ये बहुत कम आती है फीलिंग, पर आती ज़रूर है कि यार मेहनत तो बहुत है डांस में। तो बस यही है ना, अपने जो बच्चों का फेस देख लोगे ना एक बार, जैसे मेरे पास क्या है, बहुत सारे ना मैसेजेस कॉल्स आते हैं मेरे स्टूडेंट्स के कि जैसे क्लास छोड़ के मैं घर गया, सर कल क्या सीखेंगे, सर कल ना मेरी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर ऐसा करेंगे, सर आप सो गए, ये वो चीज़ें हैं ना। और यहाँ आके ना अलग ही माहौल है, जैसे यहाँ के ना ये सोच पाऊँगा ही नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ काम। यानी ऐसा माहौल बन जाता है ना कि मजबूरन या फिर दिल से मेरे को ना ये काम छोड़ने, कुछ भी छोड़ने पे मैं सोच ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। दिल से जुड़ा है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। एक डांस टीचर होने के अलावा और क्या क्या हो आप? एक डांस टीचर होने के अलावा हम लोग हैं वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, म्यूज़िक एडिटर, उनके सबसे बड़े मोटिवेटर यानी Okay. अपने स्टूडेंट्स के। और उससे सबसे बड़ी बात, एक पेरेंट फिगर। यानी हम लोग अगर उन अपने बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को अपने बच्चे समझ के नहीं सिखाएंगे ना, तो वो जो स्पार्क आता है ना डांसिंग में, क्रिएटिविटी में, स्किल में, वो नहीं आ पाएगा। डांस का मतलब क्या है आपके लिए? डांस का मतलब, या फिर ये बोल सकते हो डांस आपके लिए क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इसका जवाब मैं सोच समझ के दे भी नहीं सकता। एक ही वर्ड है, सब कुछ। अब जैसे इंसान की बेसिक नीड क्या रहती है, खाओ पियो और क्या, है ना। तो हम मेरे में क्या है, कमाई भी है, काम भी है, और लोगों से मिलना जुलना भी इसी की तरीके से है, इसी वजह से है। और जो फेम, या फिर फेम तो नहीं बोल सकते, जो तरक्की हो रही है वो भी इसी की वजह से है। बस डांस सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड हो सकता है कि डांस अभी के लिए तो सब कुछ है। ओके, आगे क्या प्लान्स है? आगे बस इरादा यही है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं ना कहीं कदम रखें, यानी अपने स्टूडेंट्स जो हैं कहीं पे भी कॉम्पिटिशन्स में जाएं या फिर परफॉर्म करने जाए, शोकेस में जाएं, तो उन लोगों की ना एक अलग पहचान रहनी चाहिए। यार ऐसे डांसर्स, ऐसी स्किल्स उन लोगों को दे दूं, ऐसे डांसर्स बना दूं कि ना उन लोगों को ना कहीं झुकना ना पड़े इस फील्ड में। कहीं जाए तो हाँ ये सर हैं करके, जैसे मेरे स्टूडेंट का नाम ले, ये नाम लिए और बोले ये सर हैं करके, बढ़िया डांस करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, स्टेज में उनके आर्ट को यानी तराशा जाए इस टाइप। जो यहाँ के लोग हैं इस सिटी के, वो क्या ये समझते हैं कि प्रोफेशनल डांस टीचर कौन है और नॉन प्रोफेशनल डांस टीचर कौन है? मेरे एरिया के तो मेरे को लगता है नहीं समझते, क्योंकि ना मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि वो 2-2 3-3 साल सीख रहे हैं, फिर उनको बाद में समझ में आ रहा है। जबकि ना देखो कितने सारे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, कितने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, फिर भी ना स्टिकिंग टू वन टीचर हु इज़ नॉट प्रोफेशनल, और लोगों को अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तभी तो उसी से सीख रहे हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है, उन लोगों के हिसाब से सही है अगर, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर उनको उस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ गलत है। और गलत क्यों हो रही है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि कहाँ सीखना चाहिए कहाँ नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, पूरा बिगनर्स टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के आगे भी है,
पर्सनल के आगे भी है, सोचो आप कितने लेवल्स हैं। लेवल 6 तक अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है। ओके। ठीक है, यानी इतने सारे लेवल्स हैं। एक्सप्लेन, हम लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं, वो लोग देखते हैं, समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं, अब वो लोग खुद जाने। मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई, तुम लोग जहाँ सीख रहे हो उस कोरियोग्राफर की डांसिंग देखो। डांसिंग नहीं भी देख पा रहे हो, हालांकि कोई कोई ना ऐसे कोरियोग्राफर्स रहते हैं जो ना खुद अच्छा नहीं कर पाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो उनका रिव्यू लो, फीडबैक देखो, या उनसे बस इतना सवाल पूछ लो कि आप प्रोफेशनली मेरे बच्चे को कैसे ट्रेन करोगे, उसका जवाब सुनो। अगर फिर आप रिव्यूज़ लो ना, यानी जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़्यादा रेट वाली, अब मैं इसी खरीदने जाऊँगा तो मैं 10 जगह पता करूँगा ना कहाँ सही रेट में मिल रही है, कहाँ अच्छी सर्विस मिल रही है। तो यही चीज़ आप इस फील्ड में भी करो ना, कि कहाँ आपके बच्चे को अच्छे से सिखाया जा रहा है, एनवायरनमेंट कहाँ अच्छा मिल रहा है, स्किल्स कहाँ अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को, वहाँ के बच्चे कैसा करते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा ना तो बहुत देर लग जाएगी। मतलब डांस को लेके एक जो मिसकंसेप्शन है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि जैसे हम क्लास 1 से 10th तक जाते हैं, 12th तक जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसी लेवल्स में इसके लेवल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ लेवल डिपेंड नहीं करते, आप कहाँ से पढ़ रहे हो। स्कूल में जैसे फर्स्ट टू 10 है ना, कौन से स्कूल में आपको पढ़ना चाहिए ये भी बहुत बहुत मायने रखता है। अगर आपके डांस क्लास में डिसिप्लिन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ना वो चीज़ बखूबी ना मेंटेन की जाती है। अगर जैसे स्कूल में बच्चा है, क्लास में एंटर कर रहा है, मैं आई कम इन बोल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अगर पानी पीने के लिए मैं ड्रिंक वाटर बोल रहा है तो यहाँ पे भी होगी। वही सेम चीज़ ना वॉशरूम पे भी जाती है। चाहे उसको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ है, फर्स्ट एड किट है, सब है। यानी स्टंट्स वगैरह सीखते हैं तो उसके लिए भी अपन ना अरेंजमेंट्स हैं सब। पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरा टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि फीडबैक लेते हैं कि क्या कैसा लग रहा है, यहाँ पे सीखने में क्या कमी है हम लोग में। अभी रिसेंट में मैंने क्या किया था, एक बॉक्स रखा था, उसमें आप कई बार ऐसे होता है ना कि पुराने बच्चे भी होते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग अपना चीट में ना नाम मत लिखो या लेटर में, बस चीट डाल दो कि हम लोग में क्या कमी है या क्या तुम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, वो डाल दो। तो हम मेरे पास कितने चीट्स आई थी, 43 लेटर्स आए हैं, 43। यानी मुश्किल से 2-3 हम लोग की जो माइनस पॉइंट है वो बताए, वो तो अच्छी बात है, हम लोग को इम्प्रूव करने में मज़ा आएगा। लेकिन फीडबैक्स ना पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं। सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, मैंने देखा है। बहुत सारे आपके क्लासेस के वीडियोस उसमें अपलोड होते हैं। सो एज ए प्रोफेशनल कोरियोग्राफर आप लोगों से क्या सपोर्ट चाहते हो? एक छोटा सा सपोर्ट चाहता हूँ बस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आप उसको शेयर ज़रूर करो। ठीक है, अगर पसंद आती है तो शेयर करो, अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके बताओ। मैं अपना एक बता रहा हूँ मैं कैसा हूँ। मैं ना एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड, ठीक है, मेरे फील्ड में ना पॉजिटिव माइंडेड लोग ही चाहिए। मैं पॉजिटिव माइंडेड हूँ। अगर आप कमेंट भी कर दोगे ना कि यार ये चीज़ की कमी लगी तो इट्स ओके, बहुत अच्छी चीज़ है यार। ये तो पता तो चलेगा, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि हम लोगों की कमी क्या है और उस चीज़ को हम लोग पूरी कर लिए तो कितना अच्छी बात है। हाँ, एक फीडबैक की ना हम लोगों को, आर्टिस्ट लोगों की ना, मेरी ही नहीं हर एक आर्टिस्ट की एक फीडबैक की ना ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करो, भले ही स्टोरी में मत शेयर करो, अपने लोगों को शेयर करो। तो उससे क्या है, आप लोग के ही सिटी के लोग ना ग्रो करेंगे। अब जैसे आप समझ लो आपकी सिटी का कोई बंदा अच्छा कर रहा है कोई, ठीक है, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो वहीं दब जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना तो वो वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ना वो आप पता भी नहीं है। एक एक शेयर या एक एक कमेंट, एक एक लाइक मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया यहाँ पे, स्पेशली ना सिर्फ डांस नहीं, बल्कि जो रैप आर्टिस्ट है या फिर कोई सिंगर है, या फिर इस पॉडकास्ट को भी ले लो, हमको थोड़ा सा ना सपोर्ट की ज़रूरत है। और लोग ना एक्चुअली, चलिए सपोर्ट की बात हम करते हैं, बट एक जो शेयर बटन होता है ना, उसको कोई आगे चल के उसको वो नहीं करता है। बस वही चाहिए कि एक शेयर चाहिए, और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना शेयर करने में थोड़ा कमी है। वो तो यार देखो, अब हमारा कंटेंट तो, हाँ ये ट्रुथ है, ये तो बात सही है यार। अब तुम लोग किसी डांस को, जो भी है डांस कर रहा है उसको आप लोग शेयर कर लेते हो। लेकिन अगर
वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कितने वीडियोस डाले, अभी आप हम लोग की प्रोफाइल देखोगे या इनकी प्रोफाइल देखोगे तो किसी प्रोफेशनल प्रोफाइल से कम नहीं है। तो अगर आपको अपने सिटी के लोगों को आगे बढ़ाना है या फिर हम लोग से जुड़ना है तो भी हम ओपन हैं। यानी आप जुड़ के मेहनत करो, हम लोग के साथ आगे बढ़ो या हम लोग को सपोर्ट करो, हम खुद आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक शेयर करना है, कमेंट करना है, हो गया, दैट्स इट। वो भी आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ही, नहीं तो नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं आएंगे ना तो हम लोग और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर व्यूज़ आ रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हमारी सिटी के लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे, शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बता दे रहा हूँ। सो अब हम आ चुके हैं आखिर में इस पॉडकास्ट के। तो सर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। यानी एक आर्टिस्ट जो फेस टू फेस किसी को नहीं बोल पाता है, वो पॉइंट्स ना हम लोग आपके द्वारा हम लोग इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं तो खुद बोला हूँ। और ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को आप लोग कवर करते रहो, उनके मन की बात लोगों तक पहुँचाते रहो। बहुत बढ़िया काम है आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम लोग भी ऐसे ही मेहनत करते रह रहे हैं। कहीं मिलेंगे बड़े स्टेज में एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात वेलकम, करने के थैंक लिए। यू सो मच फॉर कवरिंग। थैंक यू सो मच।